ड्यूक्यूई लबादा अपने शरीर को ढकने के साथ जियोयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसने तुरंत अपनी पीठ पर टंगे भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। एक हल्की सी ध्वनि के बाद भारी जुबान शासक ने जमीन को छेद दिया और एक गहरी छाप बना दी। अपने हाथ में भारी रूलर को कसकर पकड़े हुए जियोयान की निगाहें सावधानी से कमरे में फैले कोहरे पर घूम रही थीं। जब बैंगनी रंग का ड्यूक्यूई लबादा, जो बैंगनी ज्वाला उत्सर्जित कर रहा था, जियोयान के शरीर पर प्रकट हुआ, तो आसपास के सफेद रंग के कोहरे से एक नर्म चौंकने वाली चीख स्पष्ट रूप से उत्सर्जित हुई। जाहिर है, उस रहस्यमय बूढ़े आदमी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान एक ड्यूक्यूई लबादा बुलाने में सक्षम होगा जो एक ड्यूक्यूई लॉ के साथ होगा। बूढ़े साहब, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है और न ही मैं बूढ़े साहब के एकांत को भंग करना चाहता हूं। बात बस इतनी है कि यह मानचित्र का टुकड़ा मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बूढ़े साहब से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे जगह दें। जैसे ही उसकी नज़र आसपास के माहौल पर पड़ी, जियोयान चिल्लाया, हम्फ। उस समय मैंने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रयास किया था। हालांकि एक दशक से अधिक समय तक इसका अध्ययन करने के बावजूद मुझे अभी भी ठीक से पता नहीं है कि यह किस लिए है, लेकिन कम से कम मुझे इतना पता है कि इसमें जो रहस्य छिपा है, वह कोई छोटा मोटा रहस्य नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं इसे बिना किसी कारण के आपको सौंप दूं? आपके सपनों में? बर्फीले कोहरे के भीतर से बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा। जियोयान ने भौहें सिकोड़ी। वह फिर से अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक उसका दिल कांप उठा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भारी रूलर तेजी से उसके सामने रखा गया, इससे पहले कि उसका शरीर जल्दी से उसके पीछे छिप जाता। पफ, थमने वाली हवा की हल्की आवाज के बाद कोहरे से कुछ सफेद रंग के हिमखंड बाहर निकले। अंततः उन्होंने एक जोरदार ध्वनि निकाली जब उन्होंने जियोयान के सामने भारी जुबान शासक को टक्कर मारी। जब हिमखंड भारी जुबान शासक से टकराए, तो वे अचानक बर्फीले पानी के एक तालाब में बदल गए और शासक के शरीर पर जम गए। उसी समय, जिस हाथ से जियोयान ने भारी जुबान शासक को पकड़ रखा था, उसे एक बर्फीली ठंडी अनुभूति हुई जो उसके शरीर की ओर बहती रही। जियोयान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और उसकी हथेली से बैंगनी रंग की ज्वाला उठी। इसके बाद, ये तेजी से रूलर की सतह पर फैल गया और उस पर मौजूद सारी बर्फ और ठंडी हवा को पिघला दिया। क्या? बैंगनी रंग की लौ? ये कितनी अप्रत्याशित बात है कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतनी सारी अलग अलग अनोखी चीजें हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने साहसी हैं। जियोयान की हरकत देखकर कोहरे में छिपे बूढ़े ने एक बार फिर आश्चर्य से कहा। जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र आसपास के कोहरे पर टिकी हुई थी। उसके कदम उसी रास्ते पर चले जो उसने मन में याद किया था और पीछे हट गए। हालांकि मेरी ताकत की तुलना उस चीज से नुकसान पहुंचाने के बाद अतीत से नहीं की जा सकती जो मरने लायक है, लेकिन आप जैसी छोटी मक्खी को संभालना मुश्किल नहीं है। जियोयान की गुप्त हरकतों को देखकर बूढ़ा आदमी कोहरे के भीतर से ठंडी हंसी हंसा। एक सफेद आकृति अचानक कोहरे से बाहर निकली और बिजली की गति से उसके और जियोयान के बीच की दूरी को पाट दिया। बूढ़े आदमी के अचानक हमले से जियोयान के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव उभर आया। उसकी हथेली ने भारी रूलर को कसकर पकड़ लिया और वह उसके सामने खड़ी मानव आकृति पर हिंसक ढंग से टूट पड़ा। भारी भरकम शासक को, जो दमनकारी हवा की ध्वनि के साथ निकट आ रहा था, देखकर बूढ़े आदमी के हाथों ने तेजी से मुहर बना ली और वह धीरे से पुकारा, जम गया बर्फ का दर्पण। बूढ़े आदमी के हाथ से मुहर बनने के बाद उसके सामने सफेद रंग का ड्यूक्यू अचानक बदलने लगा। कुछ ही क्षण बाद, लगभग आधा मीटर चौड़ाई और ऊंचाई वाला एक बर्फ का दर्पण अचानक जम गया और उसके सामने बन गया। टकराना। भारी रूलर ने क्रूरतापूर्वक नीचे की ओर वार किया और अंततः बर्फ के दर्पण पर जोर से टूट पड़ा। तुरंत, जियोयान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया कि जिस समय भारी रूलर ने बर्फ के दर्पण पर प्रहार किया, उसी समय एक मजबूत विपरीत बल अजीब तरह से ऊपर की ओर बढ़ा। अंततः, इसने अप्रस्तुत जियाओयान को पीछे की ओर फेंक दिया। पीले चेहरे वाले जियाओयान को पीछे की ओर फेंका जाता देख, बूढ़ा आदमी एक बार फिर ठंडी हंसी हंसा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने दर्जनों सर्पिलाकार हिमखंड बन गए। जब बूढ़े आदमी ने फिर से अपना हाथ हिलाया, तो वे चिल्लाने लगे और सभी दिशाओं से जियाओयान की ओर विस्फोटक ढंग से झपटे। कुछ दूर तक अपने पैरों को जमीन पर घसीटने के बाद, जियोयान ने अपना सिर उठाया और बड़ी संख्या में बर्फ के टुकड़ों को देखा जो उसकी ओर आ रहे थे और उनके बीच बर्फीली ऊर्जा घुल रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अचानक उसके पैर जमीन पर पड़ गए। विस्फोट के बाद उसका शरीर हिंसक रूप से ऊपर की ओर उछला। जब उसका शरीर हवा में था, तब हिमखंडों के हमलों से बचते हुए जियोयान ने अचानक अपना शरीर घुमाया। उसके हाथ में मौजूद भारी जुबान शासक ने घूमते हुए बल का प्रयोग किया। जैसे ही वह जियोयान के हाथ से छूटा, उसने हिंसक और गुस्से से बूढ़े आदमी की ओर गोली चलाई।
भारी रूलर बाहर निकला और अपने भारी वजन के कारण आगे की ओर उड़ गया, मानो उसने हवा को तोड़ दिया हो। इसकी सतह पर एक हल्की बैंगनी चाप दिखाई दी, जिसने अपने पीछे एक अनछुई रेखा छोड़ दी। हैवी जुबान शासक को उस पर विस्फोटक ढंग से गोली चलाते देख बूढ़े आदमी की भौहें आश्चर्य से फड़क उठी। उसके सामने खड़ा युवक उसे बहुत सारे आश्चर्य दे रहा था। हालांकि आश्चर्य केवल आश्चर्य ही रहा। जब उसने हमला किया तो बूढ़े आदमी ने कोई दया नहीं दिखाई। अपनी हथेलियों को खोलकर और बंद करके उसने असंख्य छोटे छोटे बर्फ के धागे बनाए। उसने अपने हाथ हिलाए और बर्फ के धागे ऊपर की ओर उछले, इससे पहले कि वे सभी दिशाओं से भारी रूलर की ओर बढ़े और उसे परेशान किया। क्षण भर में ही उसने भारी भरकम रूलर को सफेद बर्फ के धागों की मोटी परत में बांध दिया। चारों ओर से बर्फ के धागों के कारण उत्पन्न उत्पीड़न के कारण भारी शासक द्वारा धारण किया गया क्रूर बल शीघ्रता से हट गया। जब वह वृद्ध व्यक्ति के सिर से लगभग आधा मीटर की दूरी पर था, तब अंततः वह रुक गया। अपने सिर के ऊपर बर्फ के धागों से कसकर ढके भारी रूलर की ओर लापरवाही से देखते हुए बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा। उसने अपनी हथेली घुमाई और रूलर हवा में घूमता हुआ फुफकारने लगा और बर्फ के धागों के प्रभाव में रूलर ने गुस्से से शियाओ यान पर गोली चलाई, जो हवा में था और उसके पास बल उधार लेने के लिए कोई सहारा नहीं था। बूढ़े आदमी के नियंत्रण में भारी शासक द्वारा उठाया गया बल जियाओ यान द्वारा अपनी पूरी ताकत से पहले किए गए हमले से ज्यादा कमजोर नहीं था। यदि शासक अनियंत्रित रूप से प्रहार करता तो जियो यान गंभीर रूप से घायल होने के भाग्य से बच नहीं पाता। भारी शासक को आते देख जियो यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसकी पीठ हल्की सी हिली और उसके बैंगनी बादल के पंख बाहर निकल आए। पंख फड़फड़ाने लगे, जिससे उसका आकार तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अंततः उसने उस भारी हथियार को चकमा दे दिया जो उस पर चलाया गया था। क्या डू पंख? जियो यान की पीठ से निकले पंखों की जोड़ी को देखकर बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने आश्चर्य से कहा। एक क्षण बाद उसने अपना सिर हिलाया। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह डू विंग्स जैसा नहीं दिखता है। मुझे मत बताओ, यह एक उड़ने वाली डू तकनीक है। महान। ऐसा क्यों है कि यह बच्चा खजानों से भरा हुआ है? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए स्तब्ध स्वर में कहा। बैंगनी बादल पंखों की उपस्थिति ने बूढ़े आदमी को कितना झटका दिया, इसकी अनदेखी करते हुए जियो यान ने उसके विचलित होने का फायदा उठाया और क्रूरता से आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने अपनी उंगली हिलाई, उसके हाथ पर बैंगनी रंग की ज्वाला ऐंठ गई, जिससे बैंगनी ज्वाला की एक किरण बाहर निकल आई। धागे ने तुरंत ही भारी रूलर से जुड़े मुख्य बर्फ धागे को ढूंढ लिया और उसे जला दिया। बर्फ के धागे से शक्ति खोने के कारण भारी जुबान शासक तुरंत गिर गया। जियो यान ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से आगे बढ़ गया। जब उसकी 10 उंगलियां फड़की तो उसके हाथ पर बैंगनी ज्वाला ने असंख्य छोटी छोटी लपटें उत्पन्न की, जिन्होंने भारी जुबान शासक पर लगे सभी बर्फ के धागों को पूरी तरह जला दिया। बर्फ के धागों को पूरी तरह से हटाने के बाद जियो यान ने आखिरकार एक बार फिर से भारी जुबान शासक को अपने हाथ में पकड़ने का साहस किया। भारी जुबान शासक को पकड़े हुए उसके पंख एक बार फिर तेजी से फड़फड़ाए और जियो यान का शरीर अचानक हवा में उछल गया। जमीन पर खड़े होकर बूढ़े आदमी ने जियाओ यान को देखा, जो छत तोड़कर भागने का इरादा रखता था। उसके चेहरे पर उपहास और मजाकिया भाव उभरने लगे। जियो यान के उत्थान की गति लगातार तेज होती गई। हालांकि जब बैंगनी बादल के पंख 2 बार फड़फड़ाए तो उसे महसूस हुआ कि उसके सिर के ऊपर से थोड़ी दूरी पर घनी ठंडी हवा निकल रही है। इस बर्फीली हवा को महसूस करते हुए जियो यान को लगा कि उसका दिल कस गया है। भारी जुबान शासक ने अचानक गुस्से से उसके सिर के ऊपर वार किया। क्लैंग! ऊपर की ओर वार करने वाला भारी रूलर किसी चीज से टकराया था, जिससे स्पष्ट ध्वनि निकली। उसी समय बर्फ के कुछ छोटे टुकड़े धीरे धीरे गिरकर जियो यान के चेहरे पर गिरे। बर्फीले एहसास से उसका दिल बैठ गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी इतने कम समय में कमरे को एक कठोर इग्लू में बदल सकेगा। बलपूर्वक छेद करने का इरादा त्यागते हुए जियो यान ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर नीचे झुक गया और वह कोहरे में खड़े बूढ़े आदमी को ठंडी निगाहों से देखने लगा। तस्क तस्क, एक दुर्लभ उड़ान डू तकनीक, अद्वितीय बैंगनी रंग की लौ, अजीब चपलता डू तकनीक, आपने एक औसत डूशी की ताकत को पार कर लिया है। लड़के, क्या तुम धुंधले बादल संप्रदाय के नेता के शिष्य हो? या आप किसी बहुत बड़े कुल के युवा स्वामी हैं? शायद आप राजपरिवार के सदस्य हैं। अपना सिर उठाते हुए बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, जब वह जियाओ यान को देख रहा था, जो मध्य हवा में अपने बैंगनी काले रंग के पंख फड़फड़ा रहा था। जियो यान ने अपने होंठ चाटे और बूढ़े आदमी को सावधानी से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। भले ही आपके पास वे पहचानें हों जो मैंने बताई हैं, फिर भी आप आज नक्शे का टुकड़ा लेकर यहां से नहीं जा सकेंगे। अपने बूढ़े चेहरे पर पड़े जख्म के निशान को हाथ से छूते हुए बूढ़े आदमी ने ऐसी आवाज में कहा जो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। यद्यपि आपके पास कई अलग अलग तकनीकें हैं, फिर भी आप एक दूशे हैं।
मेरी वर्तमान शक्ति भले ही बहुत कम हो गई हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हें खत्म करना मुश्किल नहीं है। बूढ़ी आवाज ने मधुर स्वर में कहा, टुकड़ा मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं ये भी नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरी वर्षों की एकांत जीवन शैली को बर्बाद करें। इस जिद्दी बूढ़े आदमी को देखकर जियोयान ने असहाय होकर आह भरी। वह मन ही मन हंसा, गुरुजी, लगता है आपको अभिनय करना पड़ेगा। मैं सचमुच उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यद्यपि उसकी ताकत अतीत से अतुलनीय है, फिर भी यह वैसा ही है जैसा उसने कहा था, मुझे खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सचमुच कठिन नहीं है। आखिरकार, आपकी ताकत में अंतर पूरी 2 कक्षाओं का है। इसके अलावा, उस आदमी के पास जो 2 तकनीकें हैं, वे आपकी तुलना में कमजोर नहीं हैं। पहले जो आदान प्रदान हुआ था उसका उद्देश्य केवल आपकी ताकत का परीक्षण करना था। अगर वह सचमुच गंभीर हो गया, तो आप 5 एक्सचेंजों से अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। याओ लाओ की आवाज जियाओ यान के दिल में गूंज उठी। जियो यान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे की ताकत का एहसास हो गया। यदि ये तथ्य न होता कि बूढ़ा आदमी अपनी डूक्यूई को पंखों में परिवर्तित नहीं कर सकता था, तो शायद जियो यान को बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं अस्थायी रूप से तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करूंगा। इस संबंध में याओ लाओ ने इनकार नहीं किया। वह जानता था कि भले ही वह जियो यान को प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक लड़ाइयों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। जियो यान की ताकत के साथ, जो अभी अभी डूशी के स्तर तक पहुंची थी, ये निस्संदेह एक मजाक होगा यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देने जाए जिसकी लड़ने की क्षमता कभी डू हुआन के बराबर थी। बूढ़े साहब, मैंने आपसे कहा था कि नक्शे का ये टुकड़ा मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जियो यान ने पहले अपना सिर हिलाया, फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर कंधे उचकाए। अचानक उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जियो यान की अजीब हरकत देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह भौंचक्का रह गया और एक क्षण बाद अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने देखा कि एक भयंकर शक्ति, जो उससे कम नहीं थी, अचानक हवा में उस युवक के शरीर से फूट पड़ी। ये कैसे संभव है? जियो यान के दबाव की ताकत के लगातार बढ़ते प्रभाव को महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति के बेजान चेहरे पर अंततः एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। चारों ओर फैले बर्फीले कोहरे के वातावरण में ऐसा लग रहा था मानो हम ठंडी हवा से भरे किसी स्थान में चले आए हों। चारों ओर सफेद कोहरा फैला हुआ था और उसका अंत नजर नहीं आ रहा था। सफेद कोहरे के बीच बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ हवा में तैरते युवक को देखा। एक क्षण बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और वह धीमी आवाज में बोला, बेटा, ये गुप्त तकनीक क्या है? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था कि बूढ़े आदमी को इतना सदमा लगा। यद्यपि इस डूक्यूई महाद्वीप पर कुछ गुप्त तकनीकों की कोई कमी नहीं थी जो किसी की ताकत को तेजी से बढ़ा सकती थी, इन गुप्त तकनीकों की रैंक कम से कम डी रैंक की थी। इस डूक्यूई महाद्वीप पर ऐसे लोग या ताकतें जो इस तरह की गुप्त तकनीक को बाहर निकाल सकती थीं, वे केवल कुछ परम ताकतें या बेहद मजबूत लोग थे जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। इन अंततः मजबूत ताकतों या लोगों की नज़र में जियामा साम्राज्य के मजबूत लोग निस्संदेह जुगनू की तरह थे जो अपनी चमक पर उज्ज्वल चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मुझे मत बताओ कि यह बच्चा उन शक्तियों में से एक से उत्पन्न हुआ है। बूढ़े आदमी के दिल में एक चौंकाने वाला विचार कौन था? उन शक्तियों की भयावह और पृथक शक्ति के आघात से उसके लिए अपने हृदय को शांत रखना कठिन हो गया। बिल्कुल नहीं। हालांकि इस लड़के के पास कई अलग अलग अनोखे खजाने हैं, लेकिन जिस क्यूई विधि से उसने प्रशिक्षण लिया था, वह जुबान क्लास की तुलना में कमजोर लग रही थी। ये निश्चित रूप से उन बलों की शैली की तरह नहीं दिखता है। बूढ़े व्यक्ति को दिल में थोड़ा झटका लगा, लेकिन एक क्षण बाद उसने धीरे धीरे इस भावना को दबाना शुरू कर दिया और खुद को सांत्वना दी। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, उसके सूखे हाथ एक दूसरे को पकड़ रहे थे। आसपास का बर्फीला, ठंडा कोहरा तेजी से जम गया और अंततः उसके हाथों के बीच एक सफेद बर्फ का भाला बन गया। बर्फ के भाले में तब्दील होने के लिए अपने डूक्यूई का उपयोग करने के बावजूद बूढ़ा आदमी अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने एक हाथ से जल्दी से एक मुहर बनाई और फिर धीरे से पुकारा, आई स्पिरिट आर्मर। उनके आह्वान के बाद आसपास का बर्फीला कोहरा तुरंत एक मोटी बर्फ की चादर में बदल गया, जिसमें बर्फ की ठंडी चमक थी। बूढ़े आदमी के हाथ पर हथियार और उसके शरीर पर बर्फ का कवच पूरी तरह से उसके डूक्यूई के जमाव से बने थे। कम से कम इसे पूरा करने के लिए डूलिंग जैसी ताकत की आवश्यकता थी। डूक्यूई महाद्वीप पर अधिकांश लोग दाडूशी तक पहुंचने पर अपने शरीर से डूक्यूई को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, वे अपने हथियारों को ढकने के लिए अपने डूक्यूई का उपयोग कर सकते थे और अपनी आक्रामक शक्ति को काफी बढ़ा सकते थे। जब वे डूलिंग स्तर पर पहुंच गए, तो वे संघनित होकर हथियार और कवच बनाने में सक्षम हो गए, जो पूरी तरह से डूक्यूई से बने थे, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े आदमी ने किया था।
इस प्रकार के हथियार और सुरक्षाएं स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजें थीं जिनकी तुलना किसी साधारण हथियार या कवच से नहीं की जा सकती थी। बूढ़े आदमी को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने और गंभीर होने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होने से ये देखा जा सकता था कि बूढ़े आदमी के दिल में जियोयान की बढ़ी हुई ताकत किस तरह के स्तर तक बढ़ गई थी। जियोयान ने नीचे खड़े बूढ़े आदमी की पूरी तरह से सशस्त्र उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। हवा में जियोयान के शरीर के भीतर से निकलने वाला दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। किसी समय उसने अचानक आकाश की ओर लंबी चीख मारी। लंबी चीख में एक अशांत डूबकी हुई थी जिसने उसके नीचे फैले कोहरे को उड़ा दिया और उसका लगभग आधा भाग तितर बितर कर दिया। ये देखकर कि जियोयान ने घने कोहरे को तोड़ने के लिए केवल एक लंबी चीख का इस्तेमाल किया, बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। उसने जियोयान को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ में बर्फ का भाला लहराते हुए उसके सिर के ऊपर हवा में असंख्य अत्यंत तीखे हिमखंड तेजी से बनने लगे। इसके बाद वे तेज हवा की आवाज के साथ जियोयान की ओर बढ़े। हवा में ही चीखना धीरे धीरे बंद हो गया। जियोयान ने अपने पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर एक बड़ी चट्टान की तरह तेजी से नीचे झपटा। उसने उदासीनता से उन बर्फ के टुकड़ों को देखा जो चारों ओर से उसकी ओर बढ़ रहे थे। फिर उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे की ओर करके उन्हें धीरे से ताली बजाई। ताली बजने के बाद उसके हाथों से एक आकारहीन ऊर्जा बिजली की तरह बिखरी, जिसके बाद चारों दिशाओं से उसकी ओर आ रहे हिमखंडों से एक कर्कश ध्वनि निकली। जब वे हवा में ही ठंडे सफेद पाउडर में बदल गए तो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ। ये है आध्यात्मिक शक्ति। अपने तेजी से घूमते हुए हिमखंडों को बिना किसी पूर्वाभास के चूर्ण में बदलते देख सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा शांत हुआ, फिर अनायास ही चिल्ला उठा। बूढ़े आदमी के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए जियोयान ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे बूढ़े आदमी के ऊपर अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। उसके हाथों ने भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया और अचानक नीचे की ओर काट दिया। इस बार भारी जुबान तलवार के लहराने से हवा लगभग पूरी तरह से दो भागों में बंट गई। जिस स्थान पर भारी रूलर गुजरा था वहां वास्तव में एक हल्का काला निशान रह गया था। यद्यपि इस बार हमला पहले जैसी जोरदार आवाज के साथ नहीं हुआ, फिर भी जब भारी रूलर घुमाया गया तो बूढ़े आदमी का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। उसका हृदय स्पष्ट रूप से जानता था कि यद्यपि यह आक्रमण शांत था, फिर भी इसमें जो क्षति पहुंचाने की क्षमता थी उसकी तुलना पहले वाले आक्रमण से नहीं की जा सकती थी। सावधानी से एक कदम पीछे हटते हुए बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी कस ली। तुरंत ही बर्फ का भाला हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी शक्ति लेकर बाहर निकला। ये देखकर कि बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में हमले का सामना करने का फैसला किया है, जियोयान की आंखों में एक हल्की सी उपहासात्मक चमक चमक उठी। भारी शासक ने अचानक गति बढ़ा दी और अंततः बर्फ के भाले के हमले से टकरा गया। जैसे ही भारी रूलर और बर्फ का भाला एक दूसरे से टकराया, संपर्क बिंदु से एक भयंकर ऊर्जा तरंग तुरंत बिखर गई और कमरे की जमीन को हिला दिया, जब तक कि मकड़ी के जाले जैसी असंख्य दरारें दिखाई नहीं देने लगीं। तोड़ना। जैसे ही संपर्क हुआ, बर्फ का भाला संकुचित होकर धनुष जैसा आकार ले लिया। जब जियोयान ने ठंडे स्वर में चिल्लाया तो बर्फ का भाला अचानक एक कर्कश ध्वनि के साथ टूट गया और बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में फैल गए। बूढ़े आदमी के हथियार को प्रतिद्वंद्वी द्वारा सिर्फ एक ही वार में आसानी से तोड़ दिए जाने के कारण बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह युवक कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल जाएगा। इस समय उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शित की वह पहले प्रदर्शित शक्ति से सर्वथा अतुलनीय थी। यदि जियोयान पहले सिर्फ डूशे था तो वर्तमान में वह कम से कम डूवान के स्तर तक पहुंच गया है। इस भयावह अंतर ने बूढ़े आदमी को उसके दिल में थोड़ा घबराहट पैदा कर दी। टीएल दोष योजक चिन्ह ग्रेटर दैन दा दोष योजक चिन्ह ग्रेटर दैन दो लिंग योजक चिन्ह ग्रेटर दैन दो वांग। इस आदमी ने आखिर क्या किया? एक विचार तेजी से उसके दिल में कौंधा। बूढ़े आदमी ने अपना पैर हिलाया और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसका हाथ तेजी से घूमने लगा। इसके बाद 7 टिमटिमाते ठंडे बर्फ के दर्पण जल्दी से जम गए और बन गए, जिससे जियोयान का पीछा करते समय उसका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी 7 बर्फ के दर्पणों को ठीक करने के बाद आराम कर पाता, उसने बार बार स्पष्ट आवाजें सुनी। अपनी आंखें ऊपर उठाकर वह ये देखकर चौंक गया कि जियोयान, जो अपने हाथ में भारी शासक उठाए हुए था, आगे बढ़ते समय लापरवाही से घूम रहा था। रास्ते में लगे बर्फ के दर्पण उसके शरीर पर लगी बैंगनी रंग की ज्वाला से जलकर नष्ट हो गए, इससे पहले कि वे संपर्क कर पाते। अरे बदमाश, मुझे नहीं लगता कि 20 साल से ज्यादा समय तक अकेले रहने के बाद मुझमें तुम्हारे जैसे नौजवान बदमाश से बदला लेने की ताकत होगी। जियोयान द्वारा बार बार और तेजी से हमला किए जाने से बूढ़ा आदमी धीरे धीरे क्रोधित हो रहा था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। बर्फ डूक्यू ने आसपास के कुछ मीटर जमीन को इतना ठंडा कर दिया कि बर्फ की एक मोटी परत बन गई। जुबान बर्फ हत्या भंवर।
बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को तेजी से अपने सामने मुहरों के रूप में बना लिया, इससे पहले कि उसके गले से अचानक एक धीमी दहाड़ निकलती। तुरंत ही अनेक अर्धचंद्राकार ब्लेड प्रकट हुए और उसके बगल में घूमने लगे। बर्फ की चट्टानों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही। अंत में उन्होंने बूढ़े आदमी के शरीर को पूरी तरह से अपने अंदर ढक लिया। फिर बर्फ की पट्टियां एक दूसरे से जुड़ गईं, जिससे एक छोटा सर्पिल तूफान बन गया, जो पूरी तरह से बर्फ की पट्टियों के एकीकरण से बना था। जाना। तूफान के भीतर से एक धीमी चीख निकली। बर्फ का तूफान अचानक जियोयान की ओर मारने के इरादे से घुमा। रास्ते में कमरे की जमीन तबाह हो गई थी और कई खाइयां दिखाई दे रही थीं। जब बर्फ के टुकड़े पास से गुजरे तो कुछ जल क्रिस्टल काउंटर भी फट गए। जो क्रिस्टल के टुकड़े दिखाई दिए वे दर्पण की तरह चिकने थे। ठंडी आंखों से जियोयान ने उस बूढ़े आदमी को देखा जो उस पर उस क्रूर हमले का इस्तेमाल कर रहा था। उसके कदम अप्रत्याशित रूप से अचानक रुक गए, जबकि बैंगनी रंग की ज्वाला और प्रचंड शक्ति जो उसके शरीर को घेरे हुए थी, पूरी तरह से उसके शरीर में समा गई। वर्तमान जियाओयान के शरीर पर कोई सुरक्षा कवच नहीं था। यहां तक कि भारी जुबान शासक को भी त्याग दिया गया और वह उसके पास ही अटक गया। बेटे, तुम मौत चाहते हो? जियोयान की हरकत देखकर बर्फ के ब्लेड भंवर के भीतर से बूढ़े आदमी की कुछ गुस्से भरी चीख निकली। स्पष्टतः बूढ़ा व्यक्ति जियोयान की इस हरकत पर अत्यधिक क्रोधित था, जिसका अर्थ था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नीची नजर से देख रहा था। मूलतः बूढ़े व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए उसके लिए युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति पर प्रहार करना अनुचित था। उन्होंने अब तक अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इन परिस्थितियों में उनके प्रतिद्वंद्वी ने वास्तव में बचाव छोड़ देने का फैसला किया। इससे निस्संदेह उस बूढ़े व्यक्ति के अपने शक्तिशाली होने के गौरव को ठेस पहुंची। बूढ़े आदमी के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जियोयान ने उस दमनकारी भावना को महसूस किया जो उसके सामने के स्थान से निकल रही थी। उसने धीरे से आह भरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसके बाद वह धीरे से हिला और अचानक एक मोटी सफेद लौ उठी। मोटी सफेद लौ दिखाई देने के बाद जियोयान के पैर अचानक जमीन पर पटक दिए। विस्फोट की ध्वनि के बाद उसका शरीर धनुष से छूटे हुए बाण के समान हो गया तथा प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जैसे ही वह उस छोटे बर्फ के तूफान की ओर बढ़ा, जो बिजली की तरह उसकी ओर घूम रहा था। चूंकि तुम मौत चाहते हो, तो मुझे दोष मत दो। जियोयान को देखकर, जिसने वास्तव में उसके हमले का सामना करने का फैसला किया था, तूफान के भीतर बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया। यद्यपि उसकी वर्तमान शक्ति पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके हमले का सीधे सामना करना चाहते थे, जब उसने उच्च जुबान स्तर का रहस्यमयी बर्फनाशक भंवर प्रदर्शित किया। जियोयान की वर्तमान गतिविधियों ने निस्संदेह बूढ़े व्यक्ति को यह महसूस कराया था कि वह मृत्यु की तलाश में था। गुस्से भरी चीख को नजरअंदाज करते हुए जियोयान सीधे तूफान में घुस गया। उसका हाथ लगभग पूरी तरह से मोटी सफेद लौ से ढक गया था, क्योंकि उसका हाथ अचानक तूफान में घुस गया था। जब उनका हाथ तूफान में डाला गया, तो एक भयानक ऊर्जा तरंग अचानक कमरे के भीतर फैल गई और फर्श को लगभग आधा मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया। काचा। जियोयान ने अपना हाथ तूफान में डाले हुए अपनी मुद्रा बनाए रखी। बर्फीले तूफान, जो पहले तेजी से घूम रहा था, अचानक धीमा पड़ने से पहले क्षण भर के लिए गतिरोध उत्पन्न हो गया। दरार की आवाज के नीचे बर्फीली हवा का तूफान वास्तव में पूरी तरह से एक विशाल सफेद बर्फ स्तंभ में जम गया था। अपने सामने बर्फ के खंभे को उदासीनता से देखते हुए जियोयान ने धीरे से अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी उंगली से बर्फ के खंभे पर धीरे से टैप किया। टकराना। एक धीमी सी आवाज के साथ बर्फ का खंभा अचानक जोर से फट गया और बर्फीले सफेद पाउडर में बदल गया, जो हवा से जमीन पर छिटक गया। बर्फ के खंभे के फटने से अंदर मौजूद बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो पतली बर्फ की परत से ढका हुआ था। जियोयान की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस बूढ़े आदमी को देखा। कुछ क्षण बाद उसने उन्हें पुनः खोला। उस क्षण उन गहरी काली आंखों के भीतर की उदासीनता और जीवन का अनुभव पूरी तरह से गायब हो चुका था। इसकी जगह एक युवा में जो जोश होना चाहिए वह आ गया। बूढ़े साहब, आप हार गए हैं। मुझे खेद है, लेकिन ये चीज मेरी है। हाथ ताली बजाते हुए जियोयान ने बूढ़े आदमी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखकर, जो राक्षसी और रहस्यमयी सफेद बर्फ की परत से ढका हुआ था, जियोयान ने राहत की सांस ली। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर हाथ हिलाकर क्षमा मांगी और फिर मुड़कर चला गया। बेटा, मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। जैसे ही जियोयान अपना शरीर घुमा रहा था, बूढ़े आदमी की थकी हुई आवाज बर्फ की परत से बाहर आ गई। अपने कदम रोकते हुए जियोयान ने अपना सिर झुकाया और देखा कि बर्फ की परत में बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हालांकि जियोयान को अपने दिल में कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि बूढ़े व्यक्ति के पास जो ताकत थी, उसके साथ उसके लिए याओ लाओ द्वारा लगाए गए अवरोध को तोड़ना असंभव था।
आह भरते हुए जियोयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े साहब, मैंने पहले ही कहा है कि मेरा आपसे दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। बात बस इतनी है कि यह चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हाँ, ये सचमुच अप्रत्याशित है कि 20 साल से अधिक समय तक यहाँ एकांत में रहने के बाद आज एक बच्चे ने मुझे ऐसी भयावह स्थिति में डाल दिया है। ये सचमुच कुछ हद तक दुखद है। बूढ़े आदमी की आवाज़ थोड़ी उदास थी। हालांकि एक क्षण बाद उसका स्वर अचानक बदल गया। उसकी निगाहें बर्फ की राक्षसी और रहस्यमयी परत से गुजरकर बाहर जियाओयान को घूरने लगीं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, बेटा, क्या यह मानचित्र का टुकड़ा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? जियोयान कुछ देर चुप रहा और फिर उसने अपना सिर हिलाया। हा। उसकी यह हरकत देखकर बूढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ा। उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। जियाओयान ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे अनदेखा कर दिया और मुड़कर बाहर की ओर चला गया। उस समय जब मैंने इस नक्शे के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए रेगिस्तान में अपनी सारी मेहनत खर्च कर दी थी, तो मैंने नक्शे बनाने में अपने सभी वर्षों के अनुभव का उपयोग करके इसे पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित कर दिया। उनमें से एक टुकड़ा अभी अभी आपने लिया है, दूसरा टुकड़ा। ही। बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा। जियोयान के कदम रुक गए। बूढ़े आदमी की ओर पीट करके उसकी उंगली ने स्टोरेज रिंग पर टैप किया। पहले वाला नक्शे का टुकड़ा तुरंत ही उसकी हथेली में आ गया। जब जियोयान ने इसे देखने के लिए अपनी आंखों के सामने रखा, तो उसने महसूस किया कि इस टुकड़े का आकार मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की गुफा में मिले नक्शे के आकार का लगभग आधा था। नक्शे के टुकड़े को हाथ में पकड़े हुए जियोयान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। वह थोड़ा निराश था कि इतना प्रयास करने के बाद भी उसे नक्शे का केवल आधा टुकड़ा ही प्राप्त हुआ था। अपनी सांस छोड़ते हुए जियोयान ने सावधानीपूर्वक मानचित्र के टुकड़े को भंडारण रिंग में संग्रहित किया और धीरे से घूम गया। उसने बूढ़े व्यक्ति को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, आप ये रहस्य उजागर न करने का विकल्प चुन सकते थे और मैं आपकी जान नहीं लेता, लेकिन अब आपने ये कह दिया है। क्या तुम मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर रहे हो? हे लड़के, मुझे धमकाने के लिए मौत का इस्तेमाल मत करो। अपना अधिकांश जीवन जीने के बाद मुझे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है। जब मैं जियामा साम्राज्य पर हावी था, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। क्या आपको लगता है कि मैं इस छोटी सी धमकी से डर जाऊंगा? इसके अलावा अगर मैं मर जाऊं, तो भले ही आपके पास कोई महान क्षमता हो, आप अन्य छोटे नक्शे के टुकड़े को खोजने में सक्षम नहीं होंगे। जब वह समय आएगा, एक छोटा सा नक्शा टुकड़ा गायब होने पर आप उस खजाने को नहीं ढूंढ पाएंगे जिसकी ओर नक्शा ले जाता है, भले ही आप नक्शा पूरा क्यों ना कर लें। बूढ़े आदमी ने तिरस्कार के साथ कहा, जब उसका सामना जियोयान की ठंडी आवाज से हुआ जो हत्या के इरादे से भरी थी। जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे उसके पार एक ठंडी चमक चमक उठी हो। उसने धीरे से सांस ली, अपनी मुट्ठी कसी और धीमे स्वर में कहा, कहो, आप क्या करना चाहते हैं? चूंकि आप इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हैं, तो आप इतनी मूर्खता नहीं कर सकते कि इसका इस्तेमाल केवल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए करें, है ना? तुम्हारा दिमाग सचमुच बहुत तेज है। मैं सचमुच ये जानने को उत्सुक हूं कि आपका शिक्षक कौन सा असामान्य बुरा आदमी है। मैं अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि 10 साल बाद आप जियामा साम्राज्य के शिखर पर खड़े होंगे। जियोयान के शांत व्यवहार को देखकर बूढ़ा व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े आदमी द्वारा की गई इस उच्च प्रशंसा को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना जियोयान ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कहो, इससे पहले कि आप उस छोटे नक्शे के टुकड़े को सौंपने के लिए तैयार हों, आप क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे इस बर्फ की परत से मुक्त कर सकते हैं? बेशक, ये तभी संभव है जब आपको ये डर न हो कि मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़कर बूढ़े आदमी को देखा। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोल लीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसकी हथेली ने धीरे से बर्फ की परत को छुआ और हल्का सा हिली। बर्फ में मोटी सफेद लपटों का एक धागा डाला गया, जिसने बर्फ की राक्षसी और रहस्यमय परत को तेजी से पिघला दिया। अगर मैं तुम्हें एक बार बंद कर सकता हूं, तो मैं दूसरी बार भी ऐसा कर सकूंगा। इसलिए कोई भी चाल मत आजमाओ, अन्यथा अगली बार तुम्हारा खून बर्फ बन जाएगा। अपने हाथ की लहर से जियोयान ने बर्फ की इस राक्षसी और रहस्यमय परत को तोड़ दिया, जिसके बारे में डूलिंग भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी गहरी काली आंखें अचानक एक बार फिर गहरी और अनुभवी हो गईं। बर्फ की परत टूटने के बाद जियोयान का सिर थोड़ा पीछे चला गया। उसकी आंखों से गहराई तुरंत गायब हो गई। धीरे धीरे अपना सिर नीचे करते हुए और उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए जो बर्फ से बाहर निकलने के बाद बार बार कांप रहा था, उसने कहा, कहो, कितनी भयावह बर्फीली ठंडी लपटें। अगर मेरा अनुमान सही है, तो आपने जो ज्वाला इस्तेमाल की थी वह जादुई स्वर्गीय ज्वाला में से एक होनी चाहिए, है ना? बूढ़े आदमी ने भयभीत स्वर में कहा, जबकि उसका पीला चेहरा लगातार कांप रहा था।
जियो यान ने अपनी आंखें उठाईं लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। जियो यान के व्यवहार को देखकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में स्पष्ट खुशी दिखाई दी। हालांकि एक क्षण बाद ही खुशी अचानक दब गई। अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि मेरी मूल ताकत डू हुआंग की थी, है ना? हाँ। जियो यान ने अपना सिर हिलाया। तो क्या आप मेरी पहचान जानते हैं? बूढ़े आदमी ने एक बार फिर पूछा। मैं नहीं। जियो यान को अपना सिर हिलाते देख बूढ़े व्यक्ति ने भी असहाय होकर वैसा ही किया। हालांकि जब उन्होंने कहा, मेरा नाम हाई बोडोंग है, तो उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। हो सकता है कि आपने इस नाम के बारे में न सुना हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरा दूसरा नाम अवश्य सुनना चाहिए था। बर्फ सम्राट। जब उसने बर्फ सम्राट ये दो शब्द सुने तो जियो यान पहले तो स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बदल गया। उसकी निगाहों में एक विचित्र भाव था जब वह उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था जिसे वह लगातार दबा रहा था। हालांकि जियाओ यान अतीत में हमेशा वुतान शहर में रहता था, लेकिन वह इस मजबूत व्यक्ति से अपरिचित नहीं था जो एक समय जियामा साम्राज्य में बेहद प्रसिद्ध था। बर्फ सम्राट जियामा साम्राज्य में शीर्ष 10 की पिछली पीढ़ी का एक सदस्य। वह अभिमानी और अंतर्मुखी दोनों था, साथ ही बर्फ प्रकार की डुक्यूई का प्रयोग करने में भी बहुत अच्छा था। एक बार गुस्से में आकर उसने पूरे शहर को बर्फ से ढक दिया था। उस समय वह 10 शक्तिशाली लोगों में से कुछ डू हुआंग में से एक थे। बाद में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पिछले नेता के साथ मिस्टी क्लाउड पर्वत की चोटी पर उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। यद्यपि अंततः वह हार गया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी को बहुत कठिन जीत मिली। पिछली बार जब जियामा साम्राज्य और चुयुन साम्राज्य ने शक्तिशाली लोगों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था, तो उसने अकेले ही दूसरी तरफ से एक डू हुआंग और एक डू वांग से लड़ाई लड़ी थी और पराजित नहीं हुआ था, जिससे सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। शक्तिशाली लोगों के लिए अंतिम सम्मेलन के बाद बर्फ सम्राट धीरे धीरे कई लोगों की दृष्टि से गायब हो गया। अब बर्फ सम्राट नाम केवल पुरानी पीढ़ी की यादों में ही मौजूद था। शीर्ष 10 की वर्तमान पीढ़ी ने पहले ही उनकी प्रसिद्धि और गौरव को प्रतिस्थापित कर दिया है। जियो यान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी, जिसका रूप बहुत अच्छा नहीं था, वास्तव में बर्फ सम्राट होगा जिसने एक बार चुयू साम्राज्य में डूजेस के उच्च वर्ग को सिरदर्द दिया था। इस नाटकीय परिणाम से वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। हे सौभाग्य से मेरा पुराना नाम समय के साथ लुप्त नहीं हुआ है। आपने वास्तव में इसके बारे में सुना है? जियो यान की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर हाई बोडोन कुछ प्रसन्न भाव से हंसा। धीरे धीरे सांस लेते हुए जियो यान ने आह भरी, वास्तव में यह एक ऐसा जवाब है जिसने मुझे चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस डू हुआंग का नाम पूरे जियामा साम्राज्य में गूंजता था, वह वास्तव में रेगिस्तानी इलाके में नक्शे बेचने वाले एक दुकान के मालिक के रूप में अलग थलग रह रहा होगा। तुम्हारा अंत ऐसा क्यों हुआ? पहले जो ताकत तुमने दिखाई थी, वह केवल डू लिंग की ही ताकत लगती थी, है ना? जियो यान ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर हाई बोडोंग ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और आह भरी, उस समय साम्राज्यों के बीच सम्मेलन में भाग लेने के बाद मैं टैगर रेगिस्तान में आया था। संयोगवश मुझे नक्शे का टुकड़ा प्राप्त हो गया, लेकिन मैंने सर्प जाति की सम्राट रानी मेडुसा को आकर्षित कर लिया, जिसने मुझे मारने के इरादे से मेरा पीछा किया। आपको पता होना चाहिए कि रानी मेडुसा की ताकत को डू हुआंग्स के बीच शिखर पर गिना जा सकता है। यदि सर्प जाति के पास केवल यही एक शक्तिशाली व्यक्ति न होता, तो वे बहुत पहले ही मानव साम्राज्यों पर आक्रमण करने का प्रयास कर चुके होते। उस युद्ध में मैं बिना किसी संदेह के उसके हाथों पराजित हुआ। हालांकि अंत में मुझे बच निकलने का मौका मिल गया, लेकिन मैं उसके सर्प सील के श्राप से त्रस्त हो गया। न केवल मेरा शरीर जल्दी बूढ़ा हो गया, बल्कि मेरी ताकत भी डू लिंग के स्तर तक सीमित हो गई। हाई बोडोंग ने आह भरते हुए कहा, इतने सालों से मैं यहाँ छिपकर नक्शे के टुकड़े के रहस्य का अध्ययन कर रहा था और ऐसी कोई चीज पाने की उम्मीद कर रहा था जिससे मेरी मुहर खुल सके। हालांकि यह मानचित्र टुकड़ा मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। चाहे मैं कितना भी अनुभवी क्यों ना हो जाऊं, मैं इसमें सफल नहीं हो सकता। तुम मुझे अपने लिए सील तोड़ने के लिए कहने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? जियो यान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ। ओह, तुम सचमुच मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हो। मुझ में वह क्षमता नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए जियो यान सूखी हंसी हंसा। वह इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं कर सका। पिछले कुछ दशकों में मैंने एक औषधीय फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है जो सील तोड़ सकता है। जब तक आप इस पर औषधीय गोली को परिष्कृत कर देंगे, मैं अपनी ताकत वापस पाने में सक्षम हो जाऊंगा। हाई बोडोंग ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि आपको जाकर पिल किंग गुहे को ढूंढना चाहिए। पूरे जियामा साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो औषधि शोधन में उसे हरा सकें। मैं तो मात्र एक द्वितीय श्रेणी का कीमियागर हूं। जियो यान ने अपने कंधे उचकाए और असहाय होकर कहा। वह ऐसा नहीं करेगा।
हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य आवश्यकता यह है कि कीमियागर के पास स्वर्गीय ज्वाला होनी चाहिए। पिल्किंग गुहे के पास ऐसा कुछ नहीं है। ओह! ये सुनकर जियो यान को अपने दिल में थोड़ा झटका लगा। किस प्रकार की औषधीय गोली के लिए इतनी कठोर आवश्यकता होगी? मूल रूप से, मैं आपको दूसरे छोटे नक्शे के टुकड़े पर समाचार के बारे में नहीं बताऊंगा, हालांकि अंत में आपने जो मोटी सफेद ज्वाला दिखाई, उसने मुझे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। जब तक आप उस औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है, मैं उस छोटे से नक्शे के टुकड़े को आपको सौंप दूंगा। साथ ही, मैं, बर्फ सम्राट हाई बोडोंग, भी आपका एहसानमंद हूं। तुम्हें जानना चाहिए, डू हुआन का एक उपकार कितना मूल्यवान है। हाई बोडोंग ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियो यान का दिल थोड़ा दिलचस्पी से भर गया। उसने धीरे से पूछा, आपको कौन सी दवा की गोली चाहिए? छठी श्रेणी। हाई बोडोंग ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए कहा। अपनी आंखें घुमाते हुए, जियो यान ने असहायता से अपना हाथ हिलाया। स्तर 6। भले ही मेरे पास स्वर्गीय ज्वाला हो, मैं तो दूसरे दर्जे का कीमियागर हूं। मैं उस स्तर की औषधीय गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता हूं? मेरा मानना है कि आपकी ताकत वह थोड़ी सी ताकत नहीं है जो आप सतह पर प्रदर्शित करते हैं। जब जियो यान की लाचारी का सामना करना पड़ा, तो हाई बोडोंग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। जियो यान ने आह भरी और चुप हो गया। उसने मन ही मन धीरे से पूछा, गुरुजी, आप क्या सोचते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, वह मानचित्र का टुकड़ा जो शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला से संबंधित है, हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ये भविष्य में आपकी क्यूई विधि को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। याओ लाओ ने सोचा और कहा, तुम्हारा मतलब है, हम हाँ कहें? हाँ, पहले उससे वादा करो। किसी भी मामले में, डू हुआन का एक एहसान इस कीमत के लायक है। लेकिन मुझे चिंता है कि एक बार जब ये बूढ़ा आदमी अपनी ताकत वापस पा लेगा, तब। जियो यान ने अपनी आंखें घुमाई और सावधानी से कहा, के आराम करो। मेरे आसपास होने पर, भले ही वह अपनी ताकत वापस पा ले, वह नक्शे का टुकड़ा वापस नहीं छीन पाएगा। इसके अतिरिक्त, क्या हम औषधीय गोली को परिष्कृत करते समय अप्रत्याशित घटना के लिए कुछ तैयारी नहीं कर सकते? याओ लाओ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर जियो यान ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर उठाकर हाई बोडोंग को देखा जिसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। सिर हिलाते हुए वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं सहमत हूं। जियो यान को अपना सिर हिलाते देख, हाई बोडोंग ने अंततः राहत की सांस ली। उसके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। मुझे औषधीय फॉर्मूला दो। ओह, हाँ, आप औषधि को परिष्कृत करने के लिए कीमियागर को काम पर रखने के नियम को जानते हैं, है ना? जियो यान ने हाई बोडोंग को देखकर मुस्कुराया। सामग्री स्वयं तैयार करो। हाई बोडोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से नियम जानता था, लेकिन फिर भी उसकी सूखी हथेली ने बालों के रेशे पकड़ लिए जिन्हें दाढ़ी के रूप में गिना जा सकता था, जब उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, मैंने औषधीय फॉर्मूले के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय सामग्री एकत्र कर ली है। हालांकि, मैं अभी भी उनमें से एक को याद कर रहा हूं। इस औषधीय घटक का नाम सेंस धतूरा है, जो केवल टैगर रेगिस्तान में पाया जा सकता है और उन जगहों पर ढूंढना सबसे आसान है जहां तापमान अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं बर्फ प्रकार की क्यूई तकनीक का उपयोग करके प्रशिक्षण देता हूं। इसके अतिरिक्त, मेरे शरीर पर रानी मेडुसा द्वारा छोड़ी गई मुहर भी है। यदि मैं टैगर रेगिस्तान के भीतरी क्षेत्रों में कदम रखूंगा, तो वह मेरी उपस्थिति का पता लगा लेगी। इसलिए, हाई बोडोंग के शर्मिंदा भाव को देखकर, जियो यान ने अपनी आंखें घुमाए और अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, आप मुझे इसे खोजने के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना? मैं पहले ही औषधि को परिष्कृत करने में आपकी मदद करके नुकसान उठा रहा हूं। अब आप चाहते हैं कि मैं विशाल रेगिस्तान में औषधीय सामग्री खोजने में आपकी मदद करूं। क्या आपके नक्शे का छोटा सा टुकड़ा ज्यादा कीमती नहीं है? ये सुनकर हाई बोडोंग ने अजीब सी मुस्कान दी। वह कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर असहाय होकर बोला, ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे सकता हूं जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। क्या जानकारी? जियो यान ने आश्चर्य से पूछा। यह एक स्वर्गीय ज्वाला से संबंधित है। हाई बोडोंग ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये जानकारी आपको सेंस धतूरा की तलाश में मेरी मदद करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है? जैसे ही उसने स्वर्गीय ज्वाला ये दो शब्द सुने, जियो यान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका गला थोड़ा सा उखड़ गया, जब उसकी गर्म निगाहें उसके सामने खड़े हाई बोडोंग को देख रही थीं। आपने टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला के बारे में कुछ खबर सुनी होगी। जियो यान की अभिव्यक्ति को देखकर, हाई बोडोंग ने अपने दिल में एक राहत भरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए, जियो यान ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला कहाँ स्थित है?
एक मानचित्रकार के रूप में मैं एक बार टैगर रेगिस्तान में घूमा था। सौभाग्य से मुझे स्वर्गीय ज्वाला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। मैंने इस जानकारी से कुछ स्थानों और मार्गों का सर्वेक्षण किया। हालांकि मैं अभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में कहाँ स्थित है, मैं मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूं कि किन क्षेत्रों में स्वर्गीय ज्वाला होने की सबसे अधिक संभावना है। हाई बोडोंग ने अत्यंत प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, यदि आपके पास मेरा मार्गदर्शन नहीं है तो भले ही आप टैगर रेगिस्तान में घूमते हुए एक पूरा वर्ष बिता दें, आपके लिए स्वर्गीय ज्वाला को खोजना लगभग असंभव होगा। आप क्या सोचते हैं? जब तक आप रेत का धतूरा प्राप्त करने में मेरी मदद करने के लिए सहमत हैं, मैं आपको स्वर्गीय ज्वाला के स्थान पर अपने शोध से सारी जानकारी दे दूंगा। हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सौदा। जियो यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। स्वर्गीय ज्वाला का उसके प्रति आकर्षण बहुत अधिक था। इसे प्राप्त करने के लिए जियोयान एक बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। ये देखकर कि जियोयान सहमत हो गया है, हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी हथेली ने धीरे से उसकी छाती की जेब को टटोला और अंत में एक पतली बकरी की खाल से बना चर्मपत्र निकाला और उसे जियोयान को सौंप दिया। उन्होंने कहा, कुछ स्थानों का सर्वेक्षण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि टैगर रेगिस्तान में 3 ऐसे स्थान हैं जहां स्वर्गीय ज्वाला होने की सबसे अधिक संभावना है। बकरी की खाल से बना चर्मपत्र प्राप्त करने के बाद जियोयान ने उसे ध्यान से खोला और पाया कि यह विशाल टैगर रेगिस्तान का अत्यंत विस्तृत नक्शा था। यह मानचित्र ऐसा नहीं था जिसकी तुलना काउंटर पर रखे अन्य मानचित्रों से की जा सके। इस पर न केवल रेगिस्तान में मौजूद जल स्रोतों के स्पष्ट संकेत थे, बल्कि रेगिस्तान में बिखरे हुए नाग जनजाति के स्थानों को भी बड़े विस्तार से अंकित किया गया था। क्या आप नक्शे पर 3 ज्वाला प्रतीक देख सकते हैं? हाई बोडोंग मुस्कुराया और याद दिलाया। ये सुनकर जियोयान की नज़र पूरे नक्शे पर पड़ी और उसने पाया कि 3 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में, बहुत ही आकर्षक ज्वाला के प्रतीक थे। टैगर रेगिस्तान में इन 3 स्थानों पर स्वर्गीय ज्वाला की मौजूदगी की सबसे अधिक संभावना है। 3 ज्वाला प्रतीकों की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए हाई बोडोंग मुस्कुराया और कहा, बेशक ये वे स्थान हैं जिनके बारे में मैंने रेगिस्तान के बहुत से सर्वेक्षण के बाद तर्क किया है। सटीकता 100% नहीं हो सकती है, लेकिन यह आपके द्वारा बेतरतीब ढंग से खोजे जाने से कहीं बेहतर है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसे याओ लाओ की सहायता प्राप्त थी, फिर भी टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला के स्थान की खोज करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि यह बहुत विशाल था। हाई बोडोंग का यह विस्तृत नक्शा निस्संदेह उसे बहुत समय और प्रयास बचाने में मदद करेगा। आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले ज्वाला के प्रतीक वाले पूर्वी और उत्तरी स्थानों की ओर जाना सबसे अच्छा होगा। जहां तक पश्चिमी का सवाल है, यदि संभव हो तो वहां जाने से बचना ही बेहतर होगा। हाई बोडोंग ने गंभीरता से याद दिलाया जब उसकी उंगली पश्चिमी तरफ लौ के प्रतीक पर रुक गई। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र टैगर रेगिस्तान के आंतरिक क्षेत्रों के करीब है। रानी मेडुसा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी इंसान की सांस को महसूस कर सकती है। यद्यपि आपके पास कई अलग अलग अनोखे खजाने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस भयानक रानी मेडुसा से मिलते हैं तो आपके पास जीवित बचने की बहुत अधिक संभावना है। हाई बोडोंग ने अपने दिल में डर के साथ आह भरी। ठीक है, मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि यदि उसे अन्य 2 स्थानों पर स्वर्गीय ज्वाला का कोई निशान नहीं मिला, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह पश्चिमी ज्वाला के प्रतीक की ओर बढ़ेगा। चाहे वह स्थान खतरे से भरा भी क्यों न हो, वह उसमें प्रवेश करने में संकोच नहीं करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला उसके प्रति बहुत अधिक आकर्षण रखती थी। ये वह सारी मदद है जो मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे आशा है कि आप सफलतापूर्वक स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सक्षम होंगे और रेत के धतूरे के साथ वापस लौटेंगे। जियोयान को सावधानीपूर्वक नक्शा रखते देख हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक औषधीय फॉर्मूला और नक्शे के टुकड़े की बात है, कृपया मुझे इसे इस समय के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति दें। जब तुम वापस आओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने हाई बोडोंग का सामना किया, अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और कहा, चूंकि यह ऐसा है तो मैं आपको अलविदा कहता हूं। मैं बूढ़े साहब के घर में गंदगी फैलाने के लिए सचमुच माफी चाहता हूं। अस्त व्यस्त कमरे पर अपनी नजर घुमाते हुए हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। रहने भी दो। यहां एकांत में रहते हुए मैंने अपना सारा धैर्य खो दिया है। अगर आपने इस जगह को ध्वस्त नहीं भी किया होता तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक यहां रह पाता। मुस्कुराते हुए जियोयान ने एक बार फिर माफी मांगी। इसके बाद उसने हाई बोडोंग की ओर हाथ हिलाया और वह मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। जियोयान को दरवाजा खोलते और धीरे धीरे गायब होते देख हाई बोडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक पल के लिए चुप हो गया।
इसके बाद उन्होंने उस गंदी जगह को साफ करना शुरू कर दिया। पुरानी दिखने वाली दुकान के दरवाजे के बाहर जियोयान ने अपना सिर उठाया और गर्म धूप को उबलते पानी की तरह अपने चेहरे पर गिरने दिया। काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी। इन 2 घंटों के अनुभव ने उसे एक स्वप्न जैसा एहसास दिया था। वह भी डेजर्ट सिटी में पहुंचा ही था कि अचानक एक दुकान में घुस गया। फिर भी वह पहले ही एकांत में रह रहे एक मजबूत व्यक्ति से मिल चुका था। इस तरह की कहानी जो केवल कहानियों में ही होती थी, वास्तव में उसके सामने घटित हुई थी। वह भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उफ, मैं किसी भी जगह बेतरतीब ढंग से प्रवेश करके किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता हूं जो कभी डू हुआंग था। मैं भाग्यशाली हूं या बदकिस्मत। एक छोटी सी कड़वी हंसी छोड़ते हुए जियोयान ने एक सांस छोड़ी और सड़क पर आगे बढ़ गया। धीरे से अंगूठी को छूते हुए उसने अचानक अपने दिल में पूछा, गुरुजी, क्या आप सोचते हैं कि उस पर भरोसा किया जा सकता है? ये सच है कि उसे एक मुहर मिली थी, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जो नक्शा उन्होंने हमें दिया है, क्या उसमें कोई समस्या है? हमें उस मार्ग का अनुसरण करना होगा और यदि उसका कोई गलत इरादा होगा, तो हम सचमुच मुश्किल में पड़ सकते हैं। याओ लाओ ने अपने विचार व्यक्त करने से पहले हंसते हुए कहा, लेकिन यह मानचित्र वास्तव में हमें काफी मदद प्रदान करेगा। ज्वाला के प्रतीक वाले 3 क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहां मैं उस समय नहीं गया था। इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह असली है या नकली। हालांकि हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उसका कोई गलत इरादा है या नहीं, फिर भी हमें हमेशा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। एक बार जब हम टैगर रेगिस्तान में प्रवेश कर जाएं, तो थोड़ा और सावधान रहने की कोशिश करें। हमें पूरी तरह से नक्शे के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। उस समय मैं कुछ समय के लिए इस जगह पर घूमा था, इसलिए मुझे कुछ जानकारी है और मैं आपको अपना रास्ता न खोने में मदद करूंगा। याओ लाओ ने थोड़ी सावधानी से कहा। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह ऐसा है, तो मैं रात को शहर में आराम करने से पहले बाकी सामान तैयार करूंगा। हम कल सुबह टैगर रेगिस्तान में प्रवेश करेंगे। हाँ। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। अपने कपड़ों को हाथ से धीरे से थपथपाते हुए जियोयान मुस्कुराया, अपने पैर उठाए और थोड़ी दूरी पर स्थित दवा की दुकान की ओर चल दिया। आज उन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ वह उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। उन्होंने न केवल नक्शे का एक खंडित टुकड़ा पाया, बल्कि वे एक स्वर्गीय ज्वाला के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। इससे जियोयान का दिल उत्साहित हो गया। सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद जियाओयान एक दवा की दुकान में पहुंच गया। उसमें से उन्होंने कुछ औषधीय पौधे खरीदे जो सांपों को दूर भगाते थे। जब वह औषधीय पौधे खरीद रहा था, तो उसने बूढ़े व्यक्ति को दवा बेचते हुए बहुत बारीकी से देखा, जिससे बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा असहज महसूस करने लगा। तभी जियोयान ने शर्मिंदगी से अपना सामान उठाया और दवा की दुकान से बाहर निकल गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी की घटना के बाद जियोयान का मन थोड़ा अधिक संवेदनशील हो गया था। वह सचमुच सोचता था कि हाई बोडोंग जैसे अलग थलग रहने वाले मजबूत लोग सड़कों पर हर जगह थे। सांपों को भगाने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री तैयार करने के बाद शियाओ यान ने एक स्वच्छ पानी बेचने वाली दुकान से अपने भंडारण रिंग को भरने के लिए पर्याप्त पानी खरीदा। अपनी तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद उसने एक उच्च श्रेणी की सराय की ओर जाने का निर्णय लिया, जिसकी ओर एक राहगीर ने इशारा किया था। वह एक ऐसी जगह थी जहां वह रात भर रुकेगा। जैसे जैसे अंधेरी रात धीरे धीरे बीतती गई, तपते सूरज ने एक बार फिर रेगिस्तान को भीषण गर्मी से ढक लिया। सराय से बाहर निकलते हुए जियोयान ने अपनी आलसी कमर को तान दिया। फिर उसने अपनी उंगली पर लगे स्टोरेज रिंग पर धीरे से थपथपाया। इसमें 50 ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां थीं, जिन्हें परिष्कृत करने में याओ लाओ ने पूरी रात बिताई थी। रेगिस्तान में प्रशिक्षण के लिए ये चीजें उसके लिए आवश्यक थीं। शहर के प्रवेश द्वार के पास सड़क पर खड़े होकर जियोयान ने एक बार फिर ये देखने के लिए जांच की कि क्या उसके पास वो सभी चीजें हैं जिनकी उसे जरूरत है। उसके बाद ही उसने ब्लैक जुबान रूलर को अपनी पीठ पर रखा, जो लगभग उससे ही लंबा था, एक गहरी सांस ली और रेगिस्तान में अपनी यात्रा शुरू की। इस बार मुझे स्वर्गीय ज्वाला ढूंढनी होगी। शहर की रक्षा कर रहे पैदल सैनिकों की श्रद्धा भरी निगाहों के बीच जियोयान शहर से बाहर चला गया। वह अपनी आंखों के सामने फैले सुनहरे रंग के अंतहीन रेगिस्तान को देखता रहा और चुपचाप अपने दिल को मजबूत करता रहा। विशाल रेगिस्तान में रेत का तूफान चल रहा था। कीमियागर की लंबी पोशाक पहने एक युवक रेत के तूफान के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पीली रेत पर छोड़े गए गहरे पैरों के निशान रेत के तूफान में पल भर में ही ढक गए और उसके मार्ग के सभी निशान मिट गए। टैगर रेगिस्तान का वातावरण जियोयान की अपेक्षा से कहीं अधिक कठोर था। गर्म सूरज की रोशनी में उसके पैरों के नीचे की पीली रेत जलती हुई छोटे धातु के टुकड़ों की तरह थी, जिससे जियोयान हर बार जब उसके पैर उस पर पड़ते तो अनजाने में अपना मुंह हिला देता था। जैसे ही जियोयान धीरे धीरे चला, उसके चेहरे की ओर बहती हवा में रेत के बारीक कण उसके चेहरे से टकराए, जिससे जियोयान को हल्की चुभन महसूस हुई।
दर्द के कारण जियोयान ने अपने डू-क्यू को हर समय प्रसारित किया, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्का डू-क्यू मुखौटा बन गया, ताकि रेत के तूफान से उसका चेहरा खराब न हो जाए। रेगिस्तान का वातावरण अत्यंत कठोर होने के बावजूद, उसमें मौजूद अग्नि ऊर्जा ने जियोयान को बहुत अधिक प्रसन्न कर दिया। ये संभवतः सूर्य के प्रकाश के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप इस स्थान पर मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला की तुलना में अधिक अग्नि ऊर्जा थी। इसके अलावा अग्नि प्रकार की ऊर्जा भी बहुत अधिक शक्तिशाली और शुद्ध थी, जो कि जियोयान के लिए अपनी बैंगनी लॉ डू-क्यूई को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करने के लिए बेहद उपयुक्त थी। केवल आधे दिन के लिए विशाल रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद, जियोयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में बहने वाली बैंगनी ज्वाला डू-क्यूई स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय और हर्षित थी। जियोयान धीरे धीरे कुछ 100 मीटर और चला। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और अपने कुछ सूखे होठों को चाटा। अपने भंडारण रिंग से पानी की एक बोतल निकाली और आह भरने से पहले उसने कुछ घूंट पी लिए। फिर जियोयान ने बकरी की खाल का नक्शा निकाला और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, इस आधे दिन के दौरान हमने नक्शे पर दिए गए मार्ग का अनुसरण नहीं किया। चूंकि हमने ऐसा किया, इसलिए यह माना जा सकता है कि हमने यहाँ मुख्य सड़क से बचकर काम किया है। अब हम आगे कहाँ जाएं? तो हम सबसे पहले पूर्वी ज्वाला प्रतीक की ओर बढ़ेंगे, याओ लाओ ने बेतरतीब ढंग से कहा। ये सुनकर जियोयान ने नक्शा पकड़ लिया और थोड़ी देर तक उसका अध्ययन किया। उसने अपनी भौहें एक साथ दबाईं और आह भरते हुए कहा, मानचित्र के स्केल इंडिकेटर को देखकर ऐसा लगता है कि अगर हमें पूर्वी ज्वाला के प्रतीक द्वारा दर्शाए गए क्षेत्र तक पहुंचना है तो हमें कम से कम 10 दिन और यात्रा करनी होगी। ही, तो चलो, इस रेगिस्तान में तो पैदल चलना भी एक तरह का प्रशिक्षण माना जा सकता है। जियोयान का कड़वा चेहरा देखकर याओ लाओ ने खुशी से हंस दिया। एक बार फिर आह भरते हुए जियोयान ने रेगिस्तान के आकाश में विशाल सूर्य को देखा। उसने नक्शे को अपने भंडारण रिंग में वापस रखने से पहले अपना मुंह खोला और बंद किया। अपने हाथ से अपनी पीठ पर रखे भारी जुबान शासक को छूते हुए वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह अजीब था। यद्यपि यह भारी जुबान शासक बहुत बड़ा था, फिर भी यह गर्म सूरज के व्यापक संपर्क में आने पर भी ठंडा रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में सूरज का उस पर कोई खास असर नहीं है। इस तरह जियोयान को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार, अगर कोई उससे कहे कि वह एक लाल गर्म धातु का टुकड़ा लेकर घूमे, तो वह निश्चित रूप से ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। एक बार फिर जियोयान ने अपना पसीना पोंछा। वह भी रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की ओर अपना शरीर मोड़ने ही वाला था कि उसका चेहरा बदल गया। उसकी हथेली ने भारी रूलर को पकड़ लिया, उसे खींचा और क्रूरतापूर्वक उसे अपने नीचे पीली रेत में घुसा दिया। हिस! जहां उसका भारी रूलर जमीन में गड़ा हुआ था, वहां से तुरंत ही एक तेज आवाज आई। जियोयान भावशून्य था जब उसने भारी रूलर निकाला। चमकीले लाल रक्त का एक तालाब पीली रेत की सतह पर रिसने लगा, जिससे रेत लाल हो गई। जैसे ही जियोयान ने अपनी आस्तीन को धीरे से हिलाया, एक शक्ति ने पीले रेत के नीचे से एक छोटे आकार के जादुई जानवर को उठा लिया। जियोयान ने इस जादुई जानवर की ओर उदासीनता से देखा जिसने अपनी जीवन शक्ति खो दी थी। इस प्रकार के जादुई जानवर को पीली रेत वाला जादुई बिच्छू कहा जाता था और यह केवल रेगिस्तान में ही पाया जा सकता था। ये चीजें अक्सर पीली रेत के भीतर छिप जाती थीं, तथा प्रतीक्षा करती थीं कि कोई स्वेच्छा से उन पर पैर रखे और फिर वे एक जहरीला तरल पदार्थ छोड़ती थीं, जो लक्ष्य को सुन्न कर देता था या यहाँ तक कि उसे मार भी देता था। जादुई बिच्छू छिपने में भी बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य जो अपना अधिकांश समय रेगिस्तान में बिताते हैं, कभी कभी उनके जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार ये जादुई जानवर, जो कि प्रथम श्रेणी का भी नहीं था, लोगों द्वारा रेगिस्तान में सबसे कठिन जीवित प्राणियों में से एक माना जाता था। भले ही जादुई बिच्छू छिपने में कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे जियोयान की असाधारण आध्यात्मिक धारणा के तहत अंधेरी रात में जुगनुओं की तरह चमकते थे। यदि कोई छिपकर हमला करना चाहे तो यह मूलतः असंभव था। जियोयान की नज़र जादुई बिच्छू पर पड़ी। इसके बाद वह 2 कदम आगे बढ़ा और उसके जहरीले डंक को काट दिया, जिसे उसने अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। इसके बाद वह खड़ा हुआ और भारी कदम उठाते हुए धीरे धीरे रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की ओर चलने लगा। रेगिस्तान में प्रशिक्षण की नीरसता और कठोरता एक बार फिर जियोयान की उम्मीदों से अधिक हो गई। जब वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो उन्हें बहुत अधिक अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हालांकि इस विशाल रेगिस्तान में उसकी नज़र में बस कुछ रेत के तूफान ही थे। लोगों की तो बात ही छोड़िए, जादुई जानवर की छाया भी मिलना मुश्किल था। इस तरह के वीरान और अकेलेपन के एहसास को सहन करना थोड़ा मुश्किल था। जियाओयान के टैगर रेगिस्तान में कदम रखने के दूसरे दिन ही उसके प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। याओ लाओ के निर्देश के तहत जियोयान ने अपने शरीर पर केवल घुटनों तक की शॉर्ट्स पहनी थी, जबकि उसका ऊपरी शरीर बिल्कुल नग्न था। अपनी इस छवि को लेकर जियोयान ने विरोध करने की सोची थी, लेकिन याओ लाओ ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया था।
उनका तर्क था कि केवल नग्न त्वचा को सूर्य के संपर्क में लाने से ही उनका शरीर हवा में निहित अग्नि ऊर्जा को प्रभावी रूप से अवशोषित कर सकता है। अंतहीन सुनहरे रंग के रेगिस्तान में नंगी पीठ और शॉर्ट्स पहने एक व्यक्ति गर्म पीली रेत पर लेटा हुआ अपने दांत पीस रहा था। उसके बगल में एक धुंधला सा बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक छोटी सी जेड बोतल थी जिसमें लाल रंग का तरल भरा हुआ था। बोतल का मुंह धीरे धीरे झुकाया गया और लाल रंग के तरल की कुछ बूंदें उस युवक की पीठ पर डाली गईं, जिसकी त्वचा धूप से थोड़ी भूरी हो गई थी। हिस! जैसे ही लाल तरल जियाओयान की पीठ पर गिरा, उसने अपने दांतों को कसकर बंद कर लिया और ठंडी हवा का एक धागा छोड़ दिया। उसके दोनों हाथों ने पीली रेत को कसकर पकड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि रेत गर्म है। इस जलते हुए रक्त को रेगिस्तान में लगाने से मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में रहने की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस चीज को तैयार करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव वास्तव में काफी अच्छा है। रेगिस्तान में इससे त्वचा बाहरी हवा में उपस्थित अग्नि ऊर्जा के प्रति और भी अधिक संवेदनशील हो सकती है। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो इससे कम प्रयास में अधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता होती है। लाल रंग के तरल को जेड के एक टुकड़े से धीरे से खुरचते हुए याओ लाओ ने उस युवक को देखा जो अपने दांतों को कसकर भींचे हुए था और इसे सहन कर रहा था। जब उन्होंने धीरे से समझाया तो उनकी आंखों में एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान चमक उठी। जियोयान ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद बदसूरत थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, सब ठीक है, इसे कर ही डालो। वैसे भी आजकल मुझे इसकी आदत हो रही है। मुझमें बहुत अधिक अच्छे गुण नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत अनुकूलनशील हूँ। ही मेरी जिंदगी कॉकरोच की जिंदगी से भी कठिन है, लेकिन प्रशिक्षण के इन कुछ दिनों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में डू एक सितारा डू के शिखर की ओर बढ़ रहा है। पीली रेत पर अपनी हथेली पोंछते हुए जियोयान ने उत्साह से कहा। हा, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए नर्म और समान आवाज में कहा, ठीक है, अपना प्रशिक्षण मोड दर्ज करें। अब प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इन परिस्थितियों को व्यर्थ मत गंवाओ। ये सुनकर जियोयान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसने बकवास करना बंद कर दिया और अपनी पीठ सूरज की ओर करके तथा सामने का हिस्सा तपती पीली रेत पर चिपका कर लेटा रहा। उसके चेहरे पर डुकी का मुखौटा लगा हुआ था और शुतुरमुर्ग की तरह उसने अपना सिर गर्म रेत के ढेर में दबा लिया। जियोयान की वर्तमान अजीब प्रशिक्षण स्थिति कुछ ऐसी थी जिसके बारे में याओ लाओ ने विशेष रूप से निर्देश दिया था। इसका कारण यह था कि हर जगह प्रचुर अग्नि ऊर्जा मौजूद होने के बावजूद पीली रेत में अग्नि ऊर्जा, जो पूरे दिन सूर्य के संपर्क में रहने के कारण संतृप्त हो गई थी, अधिक शुद्ध थी। इस तरह से जियोयान इस अजीब शुतुरमुर्ग प्रशिक्षण स्थिति में आ गया। पीली रेत में अपना सिर दबाने के बाद जियोयान की इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो गईं। आसपास की उग्र रेतीली आंधी की आवाज भी नष्ट हो गई। उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अपने मन की आंखों से निरीक्षण करके जियोयान देख सकता था कि तेज धूप के कारण उसकी पीठ पर लगा जलता हुआ खून तरल पदार्थ तेजी से उसके शरीर पर आक्रमण कर रहा था। यद्यपि इस दौरान होने वाले भयंकर दर्द के कारण उसकी त्वचा में अनायास ऐंठन हो रही थी, फिर भी शुद्ध अग्नि जैसी ऊर्जा ने जियोयान को प्रसन्नता का एहसास देना जारी रखा, क्योंकि वह अपने दुख में खुशी तलाश रहा था। जियोयान की त्वचा पर जलते हुए रक्त की उत्तेजना के साथ उसके आसपास पहले से ही समृद्ध अग्नि प्रकार की ऊर्जा को एक कंटेनर मिल गया था, क्योंकि यह जियोयान के शरीर में डालना जारी था। डूशी के पद पर पदोन्नत होने के बाद जियोयान पहले से ही बहुत अधिक प्रयास किए बिना इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में डालने की उचित व्यवस्था कर सकता था। जियोयान ने कुछ क्यूई पथों के माध्यम से इस अग्नि प्रकार की ऊर्जा को नियंत्रित किया और फिर परिष्कृत होने के बाद इसे अपने निचले पेट में बैंगनी रंग के भंवर में डाल दिया। प्रशिक्षण धीरे धीरे कठोर और एकाकी तरीके से संचालित किया गया।